नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रदेश में बड़ा दांव चलते हुए सीएम फेस बदलकर बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी के इस फैसले को ओबीसी वोटों के साथ गैरजाट वोटों को साधने की रणनीति की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम बनने के बाद पहली बार नायब सैनी की प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात हुई। उधर गठबंधन टूटने पर सियासी तपिश भी बढ़ी है। सूबे के मुखिया बदलने के बाद बीजेपी जेजेपी में वार पलटवार भी जारी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सीएम ही नहीं, जनता अब सरकार ही बदल देगी। ये तमाम दावे विपक्ष कर रहा है। हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट का समीकरण क्या कहता है? पार्टी को इस बड़े दांव का कितना फायदा होगा, ये सवाल है। सवाल यह भी है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन तो पहले भी तोड़ा जा सकता था, क्योंकि पार्टी के साथ निर्दलीय विधायक तो पहले भी थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का यह फैसला हरियाणा में बदली सियासत में क्या रंग लाएगा? हरियाणा में सीएम बदलने का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? पार्टी की क्या रणनीति है? वहीं सीएम फेस बदलने से कांग्रेस को कुछ नुकसान है? अगर है तो क्या है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो सीएम फेस बदलने का कितना फायदा पार्टी को, खासकर बीजेपी को हरियाणा में मिलने वाला है? ये बेहद अहम सवाल है। चर्चा में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। महेश कुमार, डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की सियासत का चेहरा और तस्वीर बदल गई है। जाहिर है बदली राजनीति रंग भी नए दिखाएगी। अब होगा क्या, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर अब पार्टियों और नेताओं के वार पलटवार शुरू हो गए हैं। गठबंधन टूटते ही अब बीजेपी जेजेपी के नेता एक दूसरे पर तीर से निशाने लगा रहे हैं। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम बीजेपी को कह रहे थे आप बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए कर दो, फिर हमें लोकसभा की कोई सीट नहीं चाहिए। लीजिए दुष्यंत चौटाला। गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसने कहे तो जो 2 दिन इंतजार कर लेता। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। विधानसभा में अनिल विज के साथ ही बेंच पर बैठने वाले दुष्यंत चौटाला जो बोल गए, तो अनिल विज भी अब कहां चुप रहने वाले थे। फायर ब्रांड बीजेपी नेता अनिल विज। क्या, कब, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। नए सीएम बने नायब सिंह सैनी भी क्या कह रहे हैं हम एक बार फिर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आज हमारे सामने, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं और यहां से मजबूती से हम जीतेंगे। मनोहर जी के नेतृत्व के अंदर बड़ा हरियाणा ने विकास किया है और जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण भी है। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं नाटक तो वही चलेगा, सिर्फ किरदार बदले हैं। मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा, सिर्फ किरदार बदलेंगे। यानी बीजेपी के 2 दिन में 2 नए प्रयोग से पहले सियासत का तापमान बढ़ा हुआ था। बीजेपी ने 8 घंटे में ही सीएम ही नहीं बदल दिए, नए सीएम को उसी दिन शपथ भी दिला दी। पहले वाले सीएम लोकसभा की लड़ाई लड़ने करनाल पहुंच गए। अब
प्रदेश की बदली हुई सियासत के रंग भी नए दिख रहे हैं। ये रंग क्या गुल खिलाएंगे, आगे आगे देखते जाइए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सीएम बदलने के बाद प्रदेश की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और पहला फाइट वही होगी और उसके बाद अक्टूबर में देखा जाए तो हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं वो प्रस्तावित संभवतः होंगे और उसके बाद दूसरी फाइट होगी। देवेंद्र, मुख्यमंत्री बदल दिया है, कई फैक्टर इसके पीछे हो सकते हैं। बीजेपी को पहला सवाल यही है कि कितना फायदा होगा सीएम का फेस बदलने से। देखिए सौरभ, सीएम को बदलना इसलिए जरूरी था, शायद समय की जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जितना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें जो करेक्शंस हुई थी वो शायद की गई है और सोच समझ कर किया गया है। अगर ये कदम उठाया गया है तो हाईकमान को, बीजेपी के बड़े नेताओं को लगता होगा कि ये कदम उठाना जरूरी है। तो उसमें अब जो रणनीति बीजेपी की थी उस पर अमल किया गया है, लेकिन अब इस अमल का, इस चेहरा बदलने का असर क्या होगा वो तो खैर वक्त बताएगा। वो चीजें अभी उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन सोच समझकर फैसला हुआ है। सीएम चेहरा जो बदला गया, ओबीसी को पूरी तवज्जो हरियाणा में दी गई है। जिस तरह से हमने 5 विधानसभाओं में देखा जो चुनाव हुए थे, किस तरीके से जातीय समीकरण को बीजेपी ने एक अपना आधार बनाया, अपना मजबूत आधार आगे लोकसभा की नैया को पार लगाने के लिए। तो उस तरीके से हरियाणा में जो भौगोलिक परिस्थितियां, हरियाणा में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या जो जातीय समीकरण थे, किस तरीके से इनको साधा जाए, एक मेरे को लगता है बहुत टाइम से ये चल रहा था। सौरभ, कहते हैं कि सियासत में कई चीजें बाद में पब्लिक डोमेन में आती है जो पहले नहीं होती। गठबंधन जब तक चल रहा था बीजेपी जेजेपी का, बहुत सारी चीजें पर्दे के अंदर थी। अब जैसे ही गठबंधन टूटा है, 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के नेता आमने सामने है और वार पलटवार कर रहे हैं। ठीक ऐसे मुख्यमंत्री जी का जो केस है, मुख्यमंत्री को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी लगता है पहले से हो रही थी। जब उनको कल टिकट दी गई तो लोग पहले, कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री पानीपत बार बार आ रहे थे, बार बार पिछले मेरे को लगता है पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री 10 से ज्यादा बार आए थे। पिछले 1.5-2 महीने की बात करें तो 8 से 10 बार मुख्यमंत्री पानीपत आए हैं। लोगों में चर्चा छिड़ गई थी, करनाल में, पूरे प्रदेश में लोग हमारे को भी फोन करते हैं, क्या मुख्यमंत्री पानीपत से चुनाव लड़ रहे हैं? इसका मतलब लोकसभा चुनाव लड़ाने की पहले से तैयारी थी, रणनीति थी। अब उसको अमली जामा पहनाया गया और रिजल्ट सबके सामने। करनाल लोकसभा से उतारा गया है। करनाल और पानीपत 2 बड़े शहर है जो करनाल लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। तो तैयारी पहले थी, उसको एग्जीक्यूट अब किया गया है। बिल्कुल। महेश, मुख्यमंत्री का जो फेस था वो बदलने के पीछे सियासत काफी बड़ी है, रणनीति काफी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बेहद अहम और अविश्वास की जो भावना थी किसानों के आंदोलन को लेकर जाटों के अंदर, उसको भी दूर करने की कोशिश केंद्र के द्वारा की गई है, खासकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की गई है। अगर सीएम फेस बदलने के और अहम कारणों में गहनता से अगर विचार किया जाए तो और क्या कारण रह सकते हैं? पार्टी की अगर सटीक रणनीति की बात की जाए तो क्या होगी हरियाणा को लेकर जो मुख्यमंत्री का फेस बदला गया है? देखिए, फिलहाल तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया तो उसकी कोई सबसे बड़ी वजह जरूर होगी। और सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वे करवाती है और सर्वे के आधार पर ही अपने निर्णय लेती है। हर कोई जानता है कि लगातार एक अंतराल के बाद, करीब करीब 6 महीनों के बाद केंद्र के स्तर पर और हरियाणा प्रदेश के स्तर पर अपना एक्सेप्टेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी लगातार जांचने का, आंकने का काम करती रहती है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है
जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इंडिकेट हो रही थी। कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सामने रखकर, उनके चेहरे को सामने रखकर अब वोट हासिल नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसी वजह जरूर सामने रही होगी कि ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री को यहां रिप्लेस करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुई। लगने लगा कि सीएम फेस मनोहर लाल के साथ अगर वोट हासिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई तो नुकसान लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है और विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। और यही वजह कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को दरकिनार कर एक तरीके से, हालांकि मुख्यमंत्री ने ही सिफारिश यहां पर की है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो मनोहर लाल का है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ने की मजबूरी थी। और नायब सिंह सैनी के सामने आने के बाद फायदों का जिक्र अगर करें तो ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बेहद विनम्र यहां पर नायब सिंह सैनी को माना जाता है। इसी विनम्रता के बूते ये माना जा रहा था कि ओबीसी जातियों का साथ यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकता है। पंजाबी वोटर पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है और ये जो कुर्सी है प्रदेशाध्यक्ष की, ये भी इस वक्त खाली है। तो देखना होगा कि क्या किसी पंजाबी को ही भारतीय जनता पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। चर्चा है कि संजय भाटिया को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना है। ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी और मनोहर लाल का जो चेहरे का एक्सेप्टेंस लेवल है वोटर्स के बीच वो शायद घटता हुआ नजर आया होगा। और यही वजह कि ऐन वक्त पर मनोहर लाल को हटाकर यहां पर नायब सिंह सैनी को सामने लाने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी। वीरेन जी, सूबे की सियासत को अगर समझें, अगर वोटों के हिसाब से समझा जाए, जिस तरीके से महेश ने भी बताया कि जाट बनाम गैर जाट, ये सवाल काफी लंबे समय से उठता रहा है और ओबीसी को ही केंद्रित करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। अब सवाल यह है कि पंजाबी समुदाय की जो वोटर्स हैं उनको भी अपने पक्ष में पाले में डालने की कोशिश है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो सूबे की सियासत के हिसाब से, लिहाज से अगर समझा जाए तो किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है और आगामी चुनाव में कितना फायदा एंटी इनकम्बेंसी, क्या आप सीएम का चेहरा बदलने से खत्म हो गई ये मान लिया जाए? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि हरियाणा में 9.5 वर्ष के शासनकाल में मनोहर लाल जी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी थी। ये बात मोदी जी को भी मालूम थी और इसी कारण उनको बदला गया है। तो अब देखिए, सरकार के खिलाफ जो भावना उग्र होती जा रही थी, जनता में व्यापक प्रतिक्रिया हो रही थी, तो इस प्रकार जो सर्वे हुए थे, सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, तो ये माना जा रहा था कि मनोहर लाल जी उतने लोकप्रिय नहीं है। ये बात हम पहले भी चर्चा करते रहे, ना तो वो उनमें उनकी लोकप्रियता कार्यकर्ताओं में है ना जनता में है। तो इस कारण से उसकी साख को भी धक्का लग रहा था, तो पार्टी का एक चेहरा बदलने का व्यवस्था हो गई थी। लेकिन क्या नायब सिंह सैनी भी उतने लोकप्रिय हैं? क्या ये जनता की आवाज है? देखिए, जनता की आवाज तो अनिल विज है। तो जनता की आवाज अनिल विज का कारण है, अनिल विज की लोकप्रियता है, लेकिन वो पार्टी हाईकमान को सूट नहीं करते क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं है। वो दबंग माने जाते हैं, वो किसी से भी भिड़ सकते हैं, कितना भी बड़ा नेता हो वो भिड़ जाते हैं। उनका चाहे अतीत देखिए कि अभी सूरजबान जी से भिड़े, सुषमा स्वराज से भिड़े, तो उनकी एक प्रवृत्ति है। तो यही प्रवृत्ति उनकी राजनीति में बहुत बड़ी बाधा भी है, हर बार वो बाधा बनती है। तो इसलिए अगर वो उनकी लोकप्रियता है तो ये उनकी बाधा भी है। तो इस कारण से अनिल विज जो है किसी ना हाईकमान को सूट करते थे और फिर प्रदेश में सभी नेताओं को साथ लेकर चलना, ये भी एक उनके लिए चुनौती थी। हाँ, नायब सिंह सैनी क्या जनता में उतने लोकप्रिय नहीं है क्योंकि हाँ, मनोहर लाल जी का अवश्य पसंद है। मनोहर लाल जी का ये को डब्बी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि बनेगी, या निर्भीक या दबंग मुख्यमंत्री बनेंगे, या जिस तरह बनारसी दास गुप्ता जो है डम्मी मुख्यमंत्री माने जाते थे, मास्टर हुकम सिंह डम्मी माने जाते थे। तो ये इनको साबित करना है। देखिए, नायब सिंह सैनी को अभी अपनी छवि स्थापित करनी है, उनको ये साबित करना है कि वो एक निर्भीक मुख्यमंत्री हैं। और ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव है, मास्टर स्ट्रोक है, कितना सफल होगा ये तो पता नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात है, अगर अब सीटें कम आती हैं लोकसभा में या विधानसभा में, जो नेगेटिव जो थी वो उसका जो है शिकंजा जो है उसका जो ठीक रहा है, अब मनोहर जी पर नहीं फूटेगा, मनोहर जी उससे मुक्त हो गए हैं। तो इस तरह ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक अभी तो जोखिम पूरा है, जोखिम में है। अभी इसमें क्या स्थिति रहने वाली ये पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बदलाव है। बदलाव हमेशा सुखद संकेत लाके आता है। और ये भी देखने वाली बात है, देखिए वो सैनी समुदाय से, ओबीसी में और जातियां भी हैं, क्या ओबीसी की अन्य जातियां सैनी समुदाय के नायब सिंह सैनी के साथ जुड़ती हैं? देखिए, पंजाबी समुदाय में तो प्रतिक्रिया आएगी, उसके अंदर कई तरह की प्रतिक्रिया हो सकती
सकती है। लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास भी कोई इतने पंजाबी नेता, मजबूत पंजाबी नेता नहीं है। अगर कांग्रेस पंजाबी नेताओं को ताकत देती है तो पंजाबी नेताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है। बिल्कुल। देवेंद्र, जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है, सुनियोजित रणनीति है, जेजेपी को दूर करना अपने से और कहीं ना कहीं जाट वोटर्स को डाइवर्सिफाई करना, उनका बिखराव करना, कांग्रेस के साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है जेजेपी के साथ जाएंगे, उधर इनेलो भी है, जाट वोटर्स को अपनी तरफ खींचेगी, तो कहीं ना कहीं इन तीन तरफ से ध्रुवीकरण होने का फायदा बीजेपी को सीधा मिलेगा, ऐसा कहा जा सकता है। ये एक रणनीति पार्टी की है। स्वरूप, देखिए, जेजेपी के बारे में रिपोर्ट्स या सर्वे, जो चीजें मतलब पत्रकारों के जरिए, पब्लिक के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए या प्राइवेट कंपनियों के सर्वे के जरिए जेजेपी की रिपोर्ट लगातार बीजेपी हाईकमान को मिल रही थी कि जिस तरह यहाँ के नेता मिल के आते थे बड़े नेताओं से, आरएसएस भी पूरी तरह सक्रिय रही है उसमें, उनका भी मार्गदर्शन रहता है, उनका भी हस्तक्षेप रहता है। तो तमाम तरह की रिपोर्टें ये दिखा रही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन में आगे सरकार चलाना, चुनाव लड़ना नुकसानदायक साबित होगा। लगातार ये रिपोर्टें थी। लेकिन बीजेपी हाईकमान, जैसे हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने से मेरे को लगता है ये रट्टा लगाए हुए थे बीजेपी नेता, चाहे छोटे नेता हो, जिला स्तर के या मुख्यमंत्री हो या केंद्र के नेताओं के, 10 की 10 बीजेपी लोकसभा सीटें जीतेगी हरियाणा में। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे, जेजेपी का तो जिक्र ही नहीं किया। और जेजेपी ने एक जो राष्ट्रीय स्तर की प्रादेशिक बॉडी की मीटिंग लिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया, एक कमेटी बनाई, इंतजार करते रहे कि बीजेपी की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा। जवाब देना तो दूर, उन्होंने परवाह तक नहीं की, तब इनकी चिंताएं बढ़ गई। बिल्कुल देवेंद्र, सवाल यही है कि बीजेपी पर चूंकि दबाव था कि जेजेपी को अलग करना है, जेजेपी को अलग करने का मौका ढूंढा जा रहा था, तो मौका इस रूप में आया कि बीजेपी ने यह कहा कि 10 की 10 सीटें हम लड़ेंगे और आपको कोई सीट नहीं देंगे। अगर एक सीट में जेपी नड्डा से बात हुई, जो दुष्यंत चौटाला की, उन्होंने कहा जी आपको रोहतक दे सकते हैं सीट। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा से चुनाव जीतना या उनके खिलाफ लड़ना जेजेपी के नेताओं के लिए बहुत मुश्किल था। और दिग्विजय को चुनाव लड़वाने की चीजें भी निकलकर सामने आई और उसका असर, रोहतक सीट इसलिए दी गई ताकि उसका असर भी देखने को मिला, आधार इनके पास था। उसका असर भी देखने को मिला। महेश, जो सीटों पर चर्चा हुई वो एक अलग चीज थी और उसको लेकर ही पूरा शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया। सवाल यह है कि 10 की 10 सीटों का दावा किया है। नायब सैनी की मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। टारगेट क्या सेट किया गया होगा 10 की 10 सीटों का? क्योंकि जब मुलाकात के बाद आए नायब सैनी बाहर, तो उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटों को केंद्रित करने का दावा है। रणनीति बना ली गई है, मान लिया जाए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से पहले ही दिन से बात कह दी गई थी। पहला ही जो शब्द इस संदर्भ में, जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, वो यही था कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना कमल खिलाने जा रही है। दरअसल 10 की 10 सीटों का दावा तो जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी सामने रख सकती है, लेकिन असल बिसात क्या बिछेगी ये तब तय होगा जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ जाएंगे। और उसके बाद ये देखना होगा कि कितना घमासान 2 उम्मीदवारों यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलता है। कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे, और यही घोड़े तय करेंगे कि जंग का रुख क्या होगा, जंग का फैसला क्या होगा। जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जा सकती है। फिलहाल तो अभी भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के लिहाज से अकेले दौड़ रही है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन हम ये तब कहेंगे जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये जिक्र चलेगा कि कौन कौन से लोकसभा क्षेत्रों में कितना दिलचस्प चुनावी मुकाबला हो चुका है। और हो सकता है कि फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बयान दिया जाए कि 10 की 10 कांग्रेस पार्टी सीटें जीतने जा रही है। बीरेन जी, कल हमने देखा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें हरियाणा की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को खोला गया। अब 4 सीटें जो बची हैं उस पर किस तरह की रणनीति रह सकती है? क्योंकि बताया जा रहा है वो चारों हॉट सीट हैं और उस पर मंथन गहन किया जाएगा। संभावनाएं किस किस की नजर आ रही है? देखिए, 6 सीटों के पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादातर पुराने चेहरों को भी मैदान में उतारा। मनोहर लाल जी की जो है नए हैं और बाकी बंतो कटारिया है। तो इस तरह से जब 4 सीटें हैं, इस पे कहीं ना कहीं देखिए अरविंद शर्मा पर भी जो है रोहतक से उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर संदेह है। सोनीपत में रमेश कौशिक पर भी खतरे के मॉडल है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि इस हार में तो अब नया प्रत्याशी चुनना ही चुनना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब कुरुक्षेत्र में किसको बनाती है, क्योंकि वहां अगर पार्टी नवीन जिंदल के ऊपर भी दाव लगाए हुए तो नवीन
जिंदल की कोई रुचि नहीं है, वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते, ना ही भारतीय जनता पार्टी में भी वो शामिल हुए हैं, ना ही उनकी ऐसी कोई इच्छा है। उनका परिवार बार बार स्पष्ट कर रहा है कि उनके सक्रिय राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं एक लास्ट कमेंट में आपसे यहां पर लेना चाहूंगा। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो दावा हुड्डा कर रहे हैं कि सीएम ही नहीं अब जनता सरकार बदल देगी, उस दावे में कितना दम है, शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, हुड्डा का ये दावा है, वो दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। देखिए, जब चुनाव होंगे उस समय की स्थिति अलग होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो दावे ही हैं। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, चाहे नायब सैनी मुख्यमंत्री नए बने, लेकिन उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जब नवंबर में इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा तब की स्थिति होगी, तब के क्या समीकरण होंगे और लोकसभा का चुनाव परिणाम क्या संदेश देगा, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।